तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। हमने 3 भौतिक विभाग अपने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालय, फिर हमने पढ़ा उत्तर का विशाल मैदान, फिर हमने पढ़ा उत्तर का विशाल मैदान। दो ही पढ़े हैं अभी तक हमने, तीसरा हम आज पढ़ेंगे। एक्चुअली ये 3 ही बड़े हैं, बाकी जो आगे 3 आएंगे वो थोड़े छोटे आएंगे, है ना। और इम्पोर्टेंट भी ये 3 ही है। तो रिवीजन हम लास्ट में कर लेंगे एक बार, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों द्वारा बना हुआ है। तो कौन कौन से शैलों द्वारा बना हुआ है? वही आग्नेय और रूपांतरित शैलों द्वारा बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि हमारे देश में सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, तो आप कहोगे कि प्रायद्वीपीय पठार। क्यों? क्योंकि यह गोंडवाना का अवशेष, गोंडवाना लैंड जो है उसका अवशेष माना जाता है। कहते हैं कि गोंडवाना के टूटने के समय प्रायद्वीपीय पठार बना था। प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैंने पहले कई बार दिखाई है। दक्कन का पठार भी इसे बोलते हैं। ये वाला है प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला, ठीक है। ये वाला प्रायद्वीपीय पठार है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। मध्य भूमि। इस पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीली मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। एक बार हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है कि नर्मदा के उत्तर में ये है नर्मदा नदी, और नर्मदा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है वह तो बोला जाता है मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा के दक्षिण वाला क्षेत्र जो है वह बोला जाता है दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में एक तो सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, विंध्यन श्रेणी फैली हुई है, मालवा का पठार फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि इसके अलावा इस क्षेत्र की मध्य उच्च भूमि की कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि चंबल, सोन, केन, बेतवा। इन सभी की दिशा आप देखो तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये जा रही हैं। किधर जा रही हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये जा रही हैं। ये इसने बताया है। इस प्रकार इस क्षेत्र के यह ढाल को दिखाती है। मतलब नदी जिस तरफ बहती है वही हमें क्षेत्र के ढाल को बताता है। मतलब इस क्षेत्र का ढाल क्या है? मध्य उच्च भूमि का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व की ओर संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, और इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। ये कह रहा है, अरे भाई या तो टेढ़ा हो जा या सीधा हो जा। ये कह रहा है, देखो ये वाला पठार जो है हमारा, ये कह रहा है हमने अभी ये वाला क्षेत्र पढ़ लिया। अब ये कह रहा है इसके पूर्व के विस्तार को अभी इसमें दिखाया नहीं गया, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार। यहाँ पे बुंदेलखंड पठार फैला हुआ और बुंदेलखंड पठार के थोड़ा और पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ बघेलखंड पठार फैला हुआ है। तो बोल रहा है इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार के रूप में जाना जाता है, और अगर इसके थोड़ा और पूर्व की ओर जाएं तो उस विस्तार को हम छोटे नागपुर के पठार के रूप में जानते हैं। इसके अलावा मैं इसको लॉक कर देती हूँ एक बार। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार दर्शाता है दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का पठार मतलब दक्कन का पठार है ना, जो कि नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसका पूर्व विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण के पठार के पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण का पठार अगर देखें पश्चिम में तो ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से हम मेघालय का पठार या फिर कार्बी एंग्लोंग का पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी
पहाड़ी के नाम से इसे जानते हैं। यह एक भ्रंश द्वारा छोटे नागपुर के पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसने जो भी बताया वो सारी चीज़ें। ये बोल रहा है कि मध्य उच्च भूमि नर्मदा से ऊपर वाली है और नर्मदा के दक्षिण वाली को इसने दक्कन का पठार या फिर दक्षिण का पठार कहा है। इसने कहा है कि दक्कन का पठार की उत्तरी सीमा सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी सीमा महादेव और यहाँ पे मैकाल श्रेणी बनाती है। अगर इसके थोड़ा सा और इधर जाएं तो हम ये कह रहा है कि जो ये शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार कौन सा है दोस्तों, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है यहाँ पाया जाता है। शिलोंग का पठार भी इसी दक्कन के पठार का इस हिस्सा है जो इस छोटे नागपुर के पठार से गारो गैप के द्वारा अलग हो गया। यहाँ पे जो गैप पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, गारो गैप। पहले यह इसी से जुड़ा हुआ था लेकिन बीच में एक गैप बन गया, खड्डा बन गया, जिसके द्वारा यह अलग हो गया। तो अगर आपको पूछा जाए कि असम का पठार या फिर मेघालय का पठार किसका हिस्सा है तो हम कहेंगे कि दक्षिण के पठार या दक्कन का पठार का हिस्सा है। और इसने कहा कि मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियाँ स्थित है। इसे मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार या फिर उत्तरी कचार पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी कचार पहाड़ी। नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा है। और यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 पहाड़ियाँ फैली हुई है, एक गारो, एक खासी, एक जयंतियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रम भी याद रखना, पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सी फैली हुई है, गारो, खासी और जयंतियाँ। तो ये हमने दक्कन के पठार के बारे में अभी तक पढ़ा। अब आगे चलते हैं। देखो, कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसे ही बोलते हैं, मेघालय का पठार भी इसे ही बोलते हैं, शिलोंग का पठार भी इसे ही बोलते हैं, उत्तरी कचार पहाड़ी भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर है और वह सतत है। उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है, जैसे कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसने एक और चीज़ लिखी थी कि जो ये पश्चिम दिशा है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसने कहा है कि पश्चिम की पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची हैं इधर की और पूर्व की पहाड़ियाँ नीची हैं, इसलिए दक्षिण के पठार या दक्कन के पठार का अगर हमसे ढाल पूछा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैं ढाल इतना मतलब आपको इम्पोर्टेंट रूप से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे आरएस के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ढाल वाला भी, कि इसका ढाल किस तरफ है। तो इसने हमें मध्य उच्च भूमि का ढाल किस तरफ बताया था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और जो हमारे दक्कन का पठार है इसका ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब इसने बोला है कि दक्षिण के पठार या दक्कन के पठार के पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट फैला हुआ है, पूर्व की तरफ पूर्वी घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट लगातार और सतत है, मतलब थोड़ी ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और मतलब दक्षिण के पठार से इस तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये लगातार फैली हुई हैं। बस केवल कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिनके द्वारा हम इधर जा सकते हैं। वो दर्रे कौन से हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। 3 दर्रों के नाम दिए हैं इसने, ये 3 दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखें, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचे हैं। तो जो पूर्वी घाट है ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। तो जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट के मुकाबला ज़्यादा ऊंचा है। पूर्वी घाट 600 मीटर ऊंचा है और ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट, ये वाला घाट ज़्यादा ऊंचा है, ये वाला घाट कम ऊंचा है। ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है तथा पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ऊपर जैसे पश्चिमी बंगाल में महानदी है तो महानदी से शुरू होकर यह यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ तक फैला हुआ है। कौन सा, पूर्वी घाट। और यह पश्चिमी घाट जैसे मैंने बोला लगातार फैला हुआ है, पूर्वी घाट लगातार नहीं फैला हुआ। यहाँ एक पहाड़ी है, फिर खाली जगह है, फिर यहाँ एक पहाड़ी, फिर खाली जगह। इस तरह पश्चिमी घाट की तरह पूर्वी घाट सतत नहीं है तथा ये अनियमित है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। क्योंकि दोस्तों पश्चिमी घाट से ना बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियाँ जाके कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए आती हैं तो यह पूर्वी घाट को काटती रहती हैं, इसलिए पूर्वी घाट कटा फटा ज़्यादा है।
पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट पे अपने इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है यह इस वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि समुद्र से यहाँ से समुद्र से पानी से भरी हुई आर्द्र हवाएं आएंगी और यहाँ पे इसको ऊंची खासी अच्छी खासी पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, इनसे टकराकर यहाँ पे जचा के बारिश करती हैं, इसलिए हमारे पश्चिमी घाट पे बहुत अच्छी बारिश होती है। कई सारे स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सह्याद्री और बहुत सारे नाम आगे अपन के आ भी जाएंगे। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, मतलब इधर थोड़ा कम ऊंचा और इधर जाते जाते पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तथा इस भाग के ऊंचे शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर हैं। तो पश्चिमी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए आपसे, किसकी बात कर रही हूँ मैं? इस वाले घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी 2695 मीटर, नोट्स बना लेना। और यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और पूर्वी घाट की और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जो है, देखो अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, आप लिख लेना, इसमें इतना लिखा हुआ नहीं है। अनाईमुडी कौन सी पहाड़ियों पे स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों पे। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी इसने बताई है डोडा बेटा, यह नीलगिरी पहाड़ियों पे स्थित है। कौन सी पे? नीलगिरी पहाड़ियों पे स्थित है, 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊपरी शिखर महेंद्रगिरी है 1500 मीटर, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है यह महेंद्रगिरी चोटी, जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों पे स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कि ओडिशा में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी ही है, क्योंकि यह 2695 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावादी पहाड़ियां भी स्थित हैं। दोस्तों नीचे की तरफ अगर चलेंगे पूर्वी घाट में तो महेंद्रगिरी के अलावा शेवराय और जावादी पहाड़ियां भी स्थित हैं। उड़क अब मैं इसे क्या पढ़ूँ? उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडाई कोनाल जैसे पहाड़ी नगरों के स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो राज मूवी थी हमारी, राज मूवी बहुत उस जमाने में फेमस हुई थी, वह इसी ऊटी नामक स्थान पे, जिसे उडगमंड बोलते हैं साउथ की भाषा में, यहीं पे शूट हुई थी, है ना। तो यह हमारा अन्नामलाई पहाड़ियों, नीलगिरी, इलायची, इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। और कोडाई कोनाल है ना, यह भी यहीं पे स्थित है, इन्हीं तीनों पहाड़ियों में। दर्शनीय स्थल है, टूरिज्म प्लेस है, आप अगर एटलस में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, देखो और अंकित भी करो। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि दक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से बाद में जब लावा का जमाव होता है, उससे काली मिट्टी बनती है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और इसलिए इसे यह शैल कौन सी है? आग्नेय शैल है। जब ज्वालामुखी से एक बार लावा निकलता है और सबसे पहले जिस शैल का निर्माण होता है ना, वह शैल कौन सी होती है? आग्नेय शैल। ठीक है। और वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। जब आग्नेय शैलें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, उखड़ने लगती हैं, तो फिर किससे क्या बनती है? काली मिट्टी बनती है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत ही अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं तथा ये गुजरात से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। अरावली पहाड़ी गुजरात से शुरू होकर यूँ दिल्ली तक फैली हुई है, और ये कह रहा है कि ये इसी का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का ये। ठीक है। और इनकी अगर स्थिति देखें हम तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, इस मैदान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में फैली हुई हैं, अपर्दित और कटी फटी। अगर भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ पूछी जाएं तो वह अरावली पहाड़ी ही है। ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार पूरा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ इसका। कहाँ गया भाई? हाँ, प्रायद्वीपीय पठार दो भागों में बांटा गया है, देखो इसको, है ना। सबसे पहले तो गोंडवाना लैंड का अंश है, मध्य उच्च भूमि नर्मदा के उत्तर वाली, है ना, और नर्मदा के दक्षिण वाली दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर में सतपुड़ा श्रृंखला, अरावली श्रृंखला ये सब पाई जाती हैं। इसके अलावा चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये सारी नदियाँ भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। मध्य उच्च भूमि चौड़ी, दक्षिण में चौड़ी और आगे संकीर्ण है। बुंदेलखंड, बघेलखंड पठार और छोटा नागपुर का पठार इसी का हिस्सा है। फिर हम दक्कन के पठार की तरफ चलते हैं, जो त्रिभुजा
गोलाकार रूप में फैला हुआ है। महादेव, कैमूर श्रेणियाँ इसकी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो मेघालय में फैली हुई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार या फिर उत्तरी कचार पहाड़ी है, छोटा नागपुर के पठार से एक गैप के द्वारा अलग हो गई है। इस पठार पर गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण के पठार के पश्चिमी हिस्से पर पश्चिमी घाट और पूर्वी हिस्से पर पूर्वी घाट पाया जाता है। पश्चिमी घाट ज़्यादा सतत और ऊंचा है, जो दर्रों द्वारा ही पाटा जा सकता है। 3 दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट 600 मीटर की ऊंचाई और पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई। और पूर्वी घाट की जो सबसे पूर्वी घाट महानदी से शुरू होता है और नीलगिरी पे ख़त्म होता है ना। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उन्होंने पूर्वी घाट को ज़्यादा काट फाट दिया है। पश्चिमी ढाल पर मतलब अपने पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो क्यों होती है वो मैंने आपको बता ही दिया। पश्चिमी घाट पे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी, फिर डोडा बेटा। अनाईमुडी की ऊंचाई भी याद रखिएगा 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर। अब आप मुझे ये बताओ, बिना देखे बताना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और कंचनजंगा की ऊंचाई, 2 की ऊंचाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना। कल मैंने याद करवाया था, देखती हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ठीक है। इसके अलावा जावादी और शेवराई पहाड़ियाँ भी पूर्वी घाट पर ही पाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वह काली मृदा से निर्मित है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो निर्माण हुआ है काली मृदा का वह ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी में जब लावा जमता है तो आग्नेय शैल बनती है। जब आग्नेय शैल का अपरदन हो जाता है तो काली मृदा बनती है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत बहुत मतलब अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी खंड मतलब अपना जो अरावली क्षेत्र है वह भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। आज के लिए इतना ही। गलत हट गया है मेरा, क्योंकि 2 वीडियो मैंने एक साथ मतलब शूट किए हैं। बाकी पढ़ेंगे कल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है दोस्तों, बहुत मतलब हेक्टिक सा शेड्यूल हो जाता है। स्कूल के बाद में थोड़ा सा घर का काम, क्योंकि आपको पता है ड्यूटी की वजह से बाहर रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, और उसके बाद में पढ़ाई भी करनी और वीडियो भी बनाना है ना, और फिर वीडियो को अपलोड भी करना, तो बहुत काम हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत जो मैं आपके लिए करती हूँ, उसके लिए आप थोड़ा सा मेरे लिए क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ में, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद करो, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।